हेलो स्टूडेंट्स। आप 11th में जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब आपको जब तक ये पेंडेमिक का इफेक्ट चलता है तब तक अब अपन ये ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई करेंगे। देन आफ्टर वी हैव टू अटेंड द रेगुलर क्लासेस। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग फिर क्लास रन करेंगी, तब आप रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर पाओगे। जब अपन पढ़ाई करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब 10th से 11th में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा ड्रेस्टिक चेंज ये आ रहा है कि अब आपका जो कोर्स है बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। उसका कंसेप्चुअल स्टडी की वैल्यू होगी। जो बच्चे कंसेप्ट्स क्लियर रखेंगे उनको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका 11th स्ट्रॉन्ग होने पे ही आपका 12th ईजी हो पाएगा। नहीं तो इसका इम्पैक्ट इस साल जो 11th में तो है और 12th में बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे पहले जब हम क्लासेस शुरू करते हैं तो हमारा पहला चैप्टर, जो कि आप जानते हैं कि बुक के या सिलेबस के हिसाब से पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जब हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बोल रहे हैं तो इसको हम साइंटिफिकली ये भी कह सकते हैं कि केमिकल एरिथमेटिक्स, यानी पूरी केमिस्ट्री में 11 से 12 तक जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं या आप कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो वो छोटी छोटी बातें जिनको आपको जानना ही पड़ेगा, और जानने के बाद आप उसको अप्लाई करेंगे तो बड़े कंसेप्ट्स को सीख पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर जो है वो पिलर है आपके कंसेप्ट्स के लिए, ज्ञान के लिए। तो आप इसको बहुत सीरियसली लेंगे। इसमें एक और चीज़ है कि इसके न्यूमेरिकल्स की लिमिट बहुत अंदर तक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलना होगा। अभी हम उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन के बारे में हमने थोड़ा बहुत अभी पढ़ा है। 100% न्यूमेरिकल्स जो इवन बुक में भी हैं आपके, वो सब कुछ एक बार में नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, इन कुछ बेसिक चैप्टर्स का समरी कलेक्टिव फॉर्म में जब हो जाती है तो इस चैप्टर का उसमें एप्लीकेशन प्रॉपरली हो पाता है। तो सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री में इंटर कर रहे होते हैं तो आपको बेसिक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि जब आपसे इंग्लिश राइटिंग बनती है, इंग्लिश में आप बोल पा रहे हो, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको जानते हो, पहचानते हो, उनको लिख पाते हो, उनकी पोजीशन मालूम है, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, कौन किसके बाद है, सब कुछ आपको क्लियर है। तो आप इंस्टेंटेनियसली आप उसको अप्लाई कर पाते हो। सिमिलरली केमिस्ट्री में जब आप इन्वॉल्व होते हो और कोई चीज़ की स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए हमारे केमिस्ट्री के जो अल्फ़ाबेट्स हैं। अभी केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट्स कौन है? तो बोले यार, केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में आपने 9th 10th में सीखा है, उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अभी हाल फिलहाल जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको सभी एलिमेंट्स का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ एलिमेंट्स तो याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। आप जब उनको कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो धीरे 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 करके वो याद हो जाते हैं। रेगुलर क्लासेस में बच्चों को अपने आप याद होते चले जाते हैं, जैसे जैसे मैं यूज़ कराता जाता हूँ वो चीज़ें याद होती हैं। तो अभी अपन इस मोड पे ही इसका यूज़ करें और याद करने की कोशिश करें। याद करते समय पहली प्रिकॉशन ये है कि आपने जो 9th 10th में सीखा है कि एलिमेंट्स को हम अरेंज कर देते हैं एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, और सीधा 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, और अपन उसी ऑर्डर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो अब नहीं करना है, क्योंकि हमें एक सिस्टम से पढ़ना है। और जब सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं हम तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि एलिमेंट्स हमको एक ऑर्डर में याद हो। तो सभी एलिमेंट्स अभी नहीं, अभी आप पहली ज़रूरत ये है कि आपको जो मैं एलिमेंट्स बता रहा हूँ सिर्फ उतने को एक उनकी ऑर्डर में याद करना है। पीरियोडिक टेबल में जब आप फर्स्ट पेज ऑफ बुक देखोगे तो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। उस पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स को अप टू डाउन यानी ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होता है। ब्लॉक आपको क्लियर है? एस और ये पी क्या है, इन पे अभी ज़्यादा कंसंट्रेट मत होइए,
अभी आप सीधा याद रखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो कि आगे सब क्लियर होगा। फिर हम कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हॉरिजेंटली पढ़ते हैं और उनको हम कहते हैं या तो डी ब्लॉक का होगा या तो वो एफ ब्लॉक का होगा। अभी डी और एफ ब्लॉक अभी हम छोड़ते हैं, हम सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स हैं, दो वर्टिकल लाइंस हैं, एक को एल्कली मेटल कहते हैं, एक को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। यानी इस ग्रुप को आपको याद रखना है कि अल्कली मेटल में एक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, वो हमको ऑर्डर में याद होना चाहिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल में एक अरेंजमेंट है, वो भी हमको ऑर्डर में याद होना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चों को सरल रास्ता अच्छा लगता है और उनको कुछ कोड वर्ड बता दिए जाते हैं जो कि आपको ऑनलाइन सर्च करो तो मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं। और तो मेरा जो कहना है कि एलिमेंट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप इसके लिए पहले कोड वर्ड बनाएं, फिर कोड वर्ड को डी कोड करें, फिर डी कोड के बाद आप उसको अप्लाई करें। तो आज का साइनेरियो जो है 21st सेंचुरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की वैल्यू है, टाइम सेव करता है जो स्टूडेंट, वही आगे बढ़ता है। तो जिन एलिमेंट्स की आपको रेगुलर और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको आप मेमोराइज करिए। ऐसे एलिमेंट्स जो कम ज़रूरत पड़ते हैं जैसे एफ ब्लॉक है, वहाँ पे थोड़ा याद करना भी मुश्किल होता है, तो एक बार अगर आप कोड बनाते हैं तो वो जायज़। पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में मुझे नहीं लगता कि कोड की ज़रूरत है उनके लिए जो मेहनती हैं और जो कुछ करना चाहते हैं। बाकी कोड बना के आप याद कर लेंगे तो उसको डी कोड करने में टाइम लगता है, और फिर इतना टाइम आगे चल के जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में बढ़ोगे टाइम इतना नहीं मिलता। तो ठीक है, सबसे पहले एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो लाइंस यानी दो ग्रुप में हम पढ़ेंगे, एक को हम एल्कली मेटल कहते हैं, एक को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो ऊपर से नीचे जो अरेंजमेंट आता है उसको हम ग्रुप कहते हैं। आपको याद होगा 9th 10th में आपने पढ़ा है, देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? और जब लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो उसको हॉरिजेंटल लाइंस को हम पीरियड कहते हैं, एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई थिंक यू आर क्लियर इन दिस। ओके, तो जब हम ग्रुप की पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल में हम एलिमेंट्स अरेंज करते हैं हाइड्रोजन, देन एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद 2+ करना है। लास्ट ईयर आपने मैजिक नंबर पढ़ा होगा एटॉमिक अरेंजमेंट में, 2 8 8 18 है ना, तो 18 32 उसको यूज़ करना है। तो इसमें एक में 2 जोड़ा तो 3 एटॉमिक नंबर आता है, और वो होता है लिथियम का। 3 में 8 जोड़ दिया 11 एटॉमिक नंबर आता है, और वो होता है सोडियम का। उसमें फिर 8 जोड़ दिया तो 19 एटॉमिक नंबर आता है, और वो होता है पोटेशियम का। फिर 18 जोड़ा तो 37 एटॉमिक नंबर आया, वो होता है रुबीडियम का। और फिर उसमें फिर 18 जोड़ दिया तो 55 एटॉमिक नंबर आता है, वो होता है सीजियम का। देन आफ्टर 32 जोड़ा तो 87 एटॉमिक नंबर आ गया, और वो होता है फ्रेंसियम का। फ्रेंसियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम लेबोरेटरी असाइनमेंट नहीं करते या लैब में हम की स्टडी नहीं करते, इसलिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ जनरली केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बेस्ड एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव कंडीशंस नहीं करते। इसलिए फ्रेंसियम बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट फॉर्म में यूज़ नहीं करना है। तो एलिमेंट्स कौन से हुए? फर्स्ट लाइन यानी एस ब्लॉक की पहली लाइन जो है जिसको हम कहते हैं एल्कली मेटल, और एल्कली मेटल में एलिमेंट्स हुआ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको कोड वोड बनाने की जरूरत है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, द फर्स्ट लाइन इज दिस। देन आफ्टर जो सेकंड लाइन है वो आप याद करेंगे। फर्स्ट लाइन को मेमोराइज करिए, मेमोराइज करने के बाद उसके सिंबल्स को दिमाग में रखेंगे और फिर उसको राइटिंग करेंगे। जब आप बिना देखे एक बार प्रॉपर राइट कर पाते हैं और एटॉमिक नंबर के साथ, तो आप समझिए वो याद हो गया, और वो ज़िंदगी भर के लिए याद हो गया। अब उसके लिए ना कोड की ज़रूरत है ना कुछ। जब आप फर्स्ट लाइन पे परफेक्ट हो जाए तब आप सेकंड लाइन पे आइए, और सेकंड लाइन हम जब ऊपर से नीचे यानी ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये वाई क्यों कहते हैं सबका आंसर मिलेगा, जस्ट वेट, अपन आगे बढ़ते जाए पहले और आंसर सबके मिलते जाएंगे। तो सेकेंड वन इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल में जब हम स्टडी करते हैं तो स्वाभाविक है यहाँ पर स्टडी करते समय हम सबसे पहले एलिमेंट्स में देखते हैं बेरिलियम।
बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 4 में 8 जोड़ेंगे, सम कर देंगे तो 12 आएगा मैग्नीशियम, देन 8 ऐड करेंगे 20 आएगा कैल्शियम, देन 18 स्ट्रॉन्शियम 38, देन 18 56 बेरियम, देन 32 88 रेडियम। बहुत इजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो ये एस ब्लॉक सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। तो आपने याद किया क्या कि आपको सबसे पहले हम एस ब्लॉक याद करते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, फ्रांसियम। देन आफ्टर एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। Radium and francium are the radioactive elements which are generally not used in the study of chemistry in general mode. तो आप कोई क्लियर हो गया तो इनके एटॉमिक नंबर आपको क्लियर होंगे। तो आप बोलोगे हमने पहली लाइन पढ़ी है और वो है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल पीरियड नंबर 1 से शुरू होता है, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7 में अगर हम देखें, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, तो हाइड्रोजन होता है, देन लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स आते हैं। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, इसमें +2 किया, 3 में +8 किया तो 11 सोडियम का, जनरली आप याद रख सकते हैं। इसमें फिर से हम जब सोडियम में +8 करते हैं तो 19 मिलता है पोटेशियम का, 19 में हम फिर +18 करते हैं तो 37 एटॉमिक नंबर हमको मिलता है रुबीडियम का, और उसमें फिर से +18 करते हैं तो 55 एटॉमिक नंबर मिलता है हमें सीजियम का। इतना ही हमें ज़रूरत है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक बार आप उसको भूल भी गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर हम इसमें +32 करते हैं तो हमको 87 एटॉमिक नंबर मिलता है और वो फ्रांसियम का होता है। तो पहली लाइन एल्कली मेटल, जिसको हम कहते हैं कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और दूसरी लाइन जो होती है वो पीरियड नंबर 1 में नहीं, पीरियड नंबर 2 में होती है। बिकॉज जब आप चीज़ को लिख लिख के पढ़ेंगे तो सब आपके दिमाग में आएगा। अभी बहुत सारा क्यों में न जाए, 9-10 में थोड़ा बहुत आपने पीरियोडिक टेबल की स्टडी की है तो थोड़ा बहुत बच्चों को क्लियर होगा। फिर भी पहले इसको मेमोराइज करें, वो पुराना तरीका जो आपने याद किया है कोशिश करिए उसको यूज़ ना करें और हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार से यूज़ करें। तो यहाँ पर एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। इनके एटॉमिक नंबर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लिथियम का 3 है तो इसका 4 आएगा, ये 11 है तो इसका 12 आएगा, 19 है तो 20 आएगा, इसका 38 आएगा, इसका 56 आएगा, इसका 88 आएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि +8 किया तो 12 आया, +8 किया तो 20 आया, +18 किया तो 38 आया, +18 किया तो 56 आया और +32 किया तो 88 आया। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक हमारे दिमाग में क्लियर हो, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट कोई चीज़ को पढ़ना शुरू करोगे तो दिक्कत होगी। क्योंकि 9th-10th में आपको इस चीज़ को सीखना था, नहीं सीखा, अब याद रखें। तो हमारे को एस ब्लॉक क्लियर हो गया। जब एस ब्लॉक क्लियर हो गया तो हम कोशिश करेंगे कि अब हम पी ब्लॉक याद करें। पी ब्लॉक में अगर 10th का कुछ याद हो तो आपको याद है कि पी ब्लॉक में देयर आर 6 ग्रुप्स, 6 ग्रुप होते हैं और उन 6 ग्रुप्स को 9th-10th में तो जनरली इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अब 11th में उनको बहुत ज़रूरी है कि हम उन सिंबल्स को पहचानें, उनके एटॉमिक नंबर जानें, तब जाके आप उसका यूज़ कर पाओगे। केमिस्ट्री इन्हीं के दम पे होती है, तो अगर इन पे क्लियर नहीं है तो फिर आगे दिक्कत आएगी। तो जो पी ब्लॉक होता है वो फैमिली वाइज होता है, जैसे कि हमने अब एस ब्लॉक को नाम दिया एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसी तरह से पी ब्लॉक में फर्स्ट जो अरेंजमेंट है, पहला वर्टिकल ग्रुप का अरेंजमेंट है वो कहलाता है बोरॉन फैमिली, देन कार्बन फैमिली, देन नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली
then halogen, and finally the inert gas. Which one? क्या क्या बोला? आप बोलोगे पी ब्लॉक में 6 हम वर्टिकल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। इनको क्यों पढ़ते हैं वो सब कारण आगे आएंगे कि 6 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, जस्ट वेट। तो आप बोलोगे कि पी ब्लॉक में कुल 6 लाइनें हम पढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे, यानी वर्टिकली। इनको ग्रुप कहते हैं और इनको फैमिली का नाम दिया जाता है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन एंड इनर्ट गैस और रेयर गैस और नोबल गैस। कोशिश आपको यही करनी है कि आपको इनमें भी कोड वर्ड नहीं बनाना है। मेरा रिक्वेस्ट यही है बच्चों से कि इनमें कोड वर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। कोई चीज़ बनना और कोई चीज़ का उपयोग करना, एप्लीकेशन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको अप्लाई कर पाएँ। बनना रट के किसी सुना दिया, कोड वर्ड बना दिया। अब कोड वर्ड आप समझिए कि आप किसी को बता रहे हैं तो कोड वर्ड से उतना प्रॉफिट नहीं होगा। क्लियर? तो आप कोशिश करिए कि ये बने। अब पी ब्लॉक को जब हम पढ़ते हैं तो पी ब्लॉक में हम देखते हैं कि इनको हॉरिजॉन्टली 6 लाइनों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब 6 लाइन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑर्डर आता है वो पी ब्लॉक का हम बोलते हैं कि इनको ऑर्डर का नाम दिया, और पहली फैमिली को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, दूसरी फैमिली को हम कार्बन फैमिली कहते हैं, तीसरी फैमिली को हम नाइट्रोजन फैमिली कहेंगे, और अगली फैमिली को हम ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे, और उससे आगे अगली फैमिली को हम हेलोजन बोलेंगे, और नेक्स्ट वन को हम इनर्ट गैस बोलेंगे। क्लियर? अब हम ये बोलेंगे कि बोरॉन ये कहाँ से शुरू होते हैं, तो आप बोलोगे कि जो अरेंजमेंट है इन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है। तो ये n = 2 से होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनका एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5, एल्युमिनियम का 5 में आप 8 जोड़ोगे, सॉरी, तो आएगा 13, इसका 31, इसका 49, इसका 81। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। एटॉमिक नंबर 6, 14, 32, 50 एंड 82। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनका एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 57 एंड 83 होंगे। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 51 होगा। इनका एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 एंड 84 होंगे। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली ये 4 हेलोजन आपको याद रहते हैं। एक और जोड़ लेते हैं, वो है एस्टेटिन। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इनके एटॉमिक नंबर स्वाभाविक है 9, 17, 35, 53 एंड 85 होंगे। इनर्ट गैस में जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको ये तब मालूम है कि इस पहली इनर्ट गैस हीलियम होती है, और हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इनर्ट गैस पीरियड नंबर 1 से शुरू होता है हीलियम, पीरियड नंबर 2 में होता है नियॉन, देन ऑर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन एंड देन फाइनली रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर हीलियम का जानते हो आप 2, तो इसका होगा कितना 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। सबसे पहले हर एक बच्चे को मैं यही कहूँगा कि आप केमिस्ट्री में इंटर करना चाहते हो तो आप कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे परफेक्ट रहो। जब आप इन 2 ब्लॉक को बहुत अच्छे से स्टडी कर लोगे और आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी ये है कि पीरियोडिक टेबल में हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद रखें।
पी ब्लॉक में जैसे मैंने बताया कि 6 वर्टिकल लाइंस हैं जिनको हम एलिमेंट्स को फैमिली वाइज पढ़ते हैं, आपकी बुक में दिया है। बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सैनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ है। इनके स्पेलिंग सब बुक में लिखी हुई हैं, आप कोशिश करिए इनको याद रखिए। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम है। फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली में जाते हो आप तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन है। और इनर्ट गैस को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे एलिमेंट्स आते हैं कौन कौन से? हीलियम जो कि पीरियड नंबर 1 में होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनके लिए बहुत कोड की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली सुना सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में मुझे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की पहली ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मेरे को ये क्लियर नहीं होगा आगे की मेरी पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आएगी। तो आप ये कहोगे कि पीरियोडिक टेबल में हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद करने के बाद अब हम इंटर कर देंगे कि पढ़ाई करनी क्या है और कैसे करनी है। जब आप इन पी ब्लॉक को देखते हो तो इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि शायद 10th में सुना होगा कि कार्बन फैमिली को हम जब पढ़ते हैं तो कैटिनेशन फैमिली बोल सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स जो कार्बन है वो कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजन कहते हैं, PNICOGEN, निकोजन। निकोजन निमोक शब्द से बना है और निमोक वर्ड का अर्थ होता है सफोकेटिंग। ये जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन। दीज आर वेरी सफोकेटिंग गैसेस एंड पॉइजनस एज वेल। तो इनको हम कहते हैं निकोजन। तो जनरल बात है, आपकी बस अवेयरनेस होनी चाहिए कि नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजन कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को एक नाम दिया गया है, वो है चैल्कोजन, CHALCOGEN, चैल्कोजन। कुछ लोग कैल्कोजन भी पढ़ते हैं। तो चैल्कोजन का मतलब होता है ओर, ORE, ओर आपने पढ़ा होगा लास्ट 9th 10th में। मिनरल्स में ओर से फिर मेटलर्जिकल ऑपरेशन करके क्रूड मेटल से प्योर इम्प्योर फॉर्म स्टडी किया है। तो चैल्कोजन फैमिली का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग फैमिली। ज़्यादातर ओर्स जो होते हैं याद होगा आपको ऑक्साइड सल्फाइड फॉर्म पे होते हैं, दैट इज वाई द फैमिली इज नोन एज चैल्कोजन फैमिली। द नेक्स्ट वन इज हैलोजन। हैलोजन है साल्ट, जेन यानी प्रोड्यूसर। तो ऐसे एलिमेंट जो साल्ट फॉर्मेशन करते हैं ज़्यादातर उनको हम हैलोजन कह देते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन आर नोन एज हैलोजन। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज इनर्ट गैस, यानी जो रिएक्शन नहीं कर रही है। नोबल गैस, स्पेसिफिक कैरेक्टर। रेयर गैस, बहुत कम है। एरोजन, हवा में है। जीरो बैलेंसी गैस, बैलेंसी नहीं है। जीरो बॉन्ड ऑर्डर गैस, बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, यानी आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो इसको हम जीरो बॉन्ड ऑर्डर गैस भी कह सकते हैं। तो ये गैसेस की स्टडी करिए, कोशिश करिए कि सबसे पहले आप ये याद करिए, आप एस ब्लॉक याद करिए, एक दिन में एक लाइन याद करिए। जब आप एस ब्लॉक की एक लाइन पे परफेक्ट हो जाइए, दूसरी लाइन याद करिए, तीसरी याद करिए। याद करने के बाद बार बार कॉपी में लिखिए। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी और दिक्कत नहीं आएगी। अब जब हम चैप्टर में एंटर करना चाहते हैं और चैप्टर को शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली चैप्टर शुरू हो चुका है अब, लेकिन पहले ये बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट कोई चीज़ को समझ पाओगे। अभी क्या होता है, आप चीज़ों को समझ इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप केमिस्ट्री तो तब समझोगे ना जब आप उसके बेसिक चीज़ों, एलिमेंट्स के बारे में मालूम हो, कुछ छोटी छोटी बातें मालूम हो। अगर किसी को अल्फ़ाबेट्स नहीं मालूम है, ABCD पहचानता नहीं है, और आप उसको लिटरेचर पढ़ने को दोगे और बोलोगे लिटरेचर पढ़ के सुनाओ, हाउ कुड इट पॉसिबल? सिमिलरली यहाँ भी वही रूल लगता है। क्लियर? तो अब जब आप ये हम एलिमेंट्स के बारे में जान गए, जब इन एलिमेंट्स को सीख गए और हमको याद है, तो अब आपको ये कोशिश करना है कि कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स के हमको एटॉमिक मास भी याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं, खासकर फर्स्ट चैप्टर में, देन आफ्टर भी, वो सब के सब एटॉमिक मास पे बेस्ड होते हैं। तो अगर मुझे एटॉमिक मास नहीं याद होगा तो स्वाभाविक है मेरे लिए प्रॉब्लम आएगी, कैसे हो गया, कहाँ से आया, कैसे आया। तो आपको ये कुछ हद तक 9th 10th में कुछ चीज़ों के याद होंगे। पहला, एटॉमिक मास याद है कि नहीं, उसके पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का बेसिक फंडा क्या है, क्या अंतर है।
तो आपने सुना है एटम है, एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द एटम, यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में होते हैं तो रेस्ट ऑफ वो जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको 9th, 10th, 8th में सब क्लियर है। आपने ये भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर, याद है? एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबलिकली केमिस्ट्री में। आपने ये भी पढ़ा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जितने भी न्यूक्लियस में होते हैं उन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम कहलाता है वो एटॉमिक मास है। ये मास वैल्यू का सम तो एटॉमिक मास है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल का सम कहलाता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास का सम कहलाता है एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास आपको मालूम है कि A से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब आप इन चीज़ों को अगर जानते हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको कि आप केमिस्ट्री में जब इंटर करो तो एटॉमिक मास याद करो। अब जब मैं ये बोलता हूँ एटॉमिक मास याद करो तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इतने सारे एटम्स का एटॉमिक मास कैसे याद करें। तो उसका भी बहुत ईजी तरीका है। ईजी तरीका ये है कि अभी आपको जितनी ज़रूरत है उतना याद करो। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है मोर देन 99% क्वेश्चन 20 एलिमेंट्स से आते हैं। पीरियोडिक टेबल में तो मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, फिर भी जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 20-22 एलिमेंट्स से ही आते हैं और उन्हीं से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो वही जो 20-22 एलिमेंट्स हैं मैं कोशिश करता हूँ वो आपको बने, और वो अगर आपको याद हो गया, कॉन्फिडेंस रहा आपको, तो फिर चीज़ें बहुत सरल आएंगी। तो आप बोलोगे कि हमको वो कौन से एलिमेंट हैं जो याद होने चाहिए, तो उसमें से बहुत सारे आपको खुद याद हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास की वैल्यू, आप चाहो तो सुनें और चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं साथ में कि जिनको याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन आपको याद होगा 1.008 ग्राम। क्लियर? फर्स्ट। दूसरे नंबर पे आप बोला हीलियम, बोलिए हीलियम का 4 ग्राम। बोरॉन का जब एटॉमिक मास हम लेते हैं तो बोरॉन का एटॉमिक मास हमारे पास हम लेते हैं 10 ग्राम। बेरिलियम, तो बेरिलियम का हम एटॉमिक मास लेते हैं 9 ग्राम। क्लियर? बोरॉन के बगल में अगर अपन नीचे पढ़ें, बेरिलियम के बाद लिथियम को ले लें, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम का अगर लेकर तो 7 ग्राम। लिथियम के नीचे अगला एलिमेंट सोडियम, सोडियम का 23 ग्राम। पोटेशियम 39 ग्राम। जिनके बोलता जा रहा हूँ उन्हीं की आपको ज़रूरत है, इसलिए आप उन पर ध्यान देना है। तो आपने हाइड्रोजन 1.008 ग्राम। क्लियर? तो आप कहोगे हाइड्रोजन का मास 1.008 ग्राम। बोले यार लिथियम 7 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम, पोटेशियम ग्राम लगाना है सब में 39 ग्राम, ये याद रखना है। बेरिलियम आपको याद रहना चाहिए, बोले 9 ग्राम। जब मुझे बेरिलियम याद होगा तो मैं बोलूँगा मैग्नीशियम 24 ग्राम। कैल्शियम बहुत ज़रूरत है 40 ग्राम। जब मुझे याद होगा तो आप बोलोगे बोरॉन 10 ग्राम यूज़ कर लेंगे। एल्यूमिनियम 27 ग्राम यूज़ करेंगे। कार्बन का 14 ग्राम यूज़ करेंगे। सिलिकॉन का 28 ग्राम यूज़ करेंगे। क्लियर? नाइट्रोजन का 14 ग्राम यूज़ करेंगे। फास्फोरस का 31 ग्राम यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन का 16 ग्राम यूज़ करेंगे। सल्फर का 32 ग्राम यूज़ करेंगे। अब हमको ये याद है तो हम बोलेंगे फ्लोरीन का 19 ग्राम यूज़ करेंगे। क्लोरीन का 35.5 ग्राम यूज़ करेंगे। ये याद होना चाहिए आपको। जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन जो सेलेक्टेड याद होने चाहिए आपको वो ये। जब ये आपको इतने बनते हैं तो आप इसमें कुछ और ऐड करोगे, कुछ और ऐड करोगे तो आप बोलोगे कि इसके बाद आपको क्रोमियम का बनना चाहिए 52 ग्राम होता है। मैग्नीज का बनना चाहिए 55 ग्राम होता है, जो खास ज़रूरत पड़नी है आपको। जब ये बनता है तो आप बोलोगे कि यार इसमें मुझे कॉपर का मास भी बनना चाहिए 63.5 ग्राम होता है। जिंक का मास बनना चाहिए 65.5 ग्राम होता है। क्लियर?
मुझे सिल्वर का मास बनना चाहिए, वो होता है 108 ग्राम। मुझे आयरन का मास बनना चाहिए, वो होता है 56 ग्राम। आप खुद देखो, इतने एलिमेंट्स में ही सब के सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। हाल फिलहाल अभी शुरुआत में अगर आप इतने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कंफर्म रखते हो, आप इन पे क्लियर रहते हो, तो आपको बहुत इजी लगेंगे न्यूमेरिकल्स। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सीरियसली लेना चाहिए इन चीज़ों को। आप कोशिश करो ये याद हो। याद करने के लिए एक बार में सब नहीं याद होता, आप 5-5 में बांट लो और एक बार में 5 याद करो, 2, 4, 6 बार बोलो। याद करने के बाद सामने दीवार जो है आपके, उसी को समझाओ कि इसका इतना एटॉमिक मास होता है, रफ में लिखो। तो थोड़ा सा कोशिश करोगे आप, इजी होगा, क्योंकि शुरुआत कठिन होती है, फिर रेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करना है ये याद हो जाए। बहुत कम एलिमेंट्स हैं, आप सोच सकते हो कि 20-22 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना याद कर पाओगे। जब आपको ये याद हो जाता है और आप इसके आगे बढ़ते हो और बोलते हो कि अब मुझे एलिमेंट्स याद है और मुझे एटॉमिक मास भी याद है, एटॉमिक नंबर भी याद है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में मोस्टली मैं कंफर्म हूँ, तो फिर आप चैप्टर में एंटर करते हो और चैप्टर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखने की कोशिश करते हो। जब हम चैप्टर में एंटर करते हैं तो पहली बात ये कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप देखोगे बुक में शुरू में वही 9-10 की चीज़ें दी हैं। 9-10 की चीज़ें यानी कि एटम, मॉलिक्यूल, डिफिनीसन, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या है कंपाउंड, कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप, ये सब चीज़ें जनरल अवेयरनेस है, ये आपको स्टडी करना चाहिए और ये आपके पास बनने चाहिए कि मिक्सचर है तो होमोजीनस, हेट्रोजीनस है और कैसे इनको पढ़ना है। तो इन पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इनकी एक बार रीडिंग करना है, ऑलरेडी आपने 9-10 में इनके बारे में पढ़ा लिखा है। अब आप जब और आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की जाती है मैटर से। मैटर पहला शब्द आता है जो कि आपने 7th-8th से सुन रखा है कि मैटर है। तो मैटर जब मैं बोलता हूँ क्या है, तो आप सब जानते हो कि मैटर का मतलब है कि यार कोई चीज़ है, कि कोई चीज़ है। मैंने कहा कि यार लेट मान लो मैं ये मार्कर ले लेता हूँ, बोले ये है मैटर है, इसका एक सर्टेन मास है, ये जगह घेरता है और साथ ही साथ मैं इसको फेल्ट भी, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, तो ये मैटर है। तो मैटर में अपन बोलेंगे कि मैटर क्या है, बोले एनीथिंग विच हैव सर्टेन मास occupied certain space and can be felt by any one of the sense is known as matter. क्लियर? जब हमको मैटर के बारे में मालूम है तो फिर आपने 9th-10th में देखा है और इस साल देखोगे आप बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया हुआ है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखोगे आप तो उसमें आप डिटेल आगे बढ़ोगे और उसका क्लासिफाइड फॉर्म दिया है और फिर उसी क्लासिफाइड फॉर्म को समझाया है कि किस तरह से हम पढ़ते हैं, क्या होता है। तो मेटल में प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट लेके चलते हैं और उनकी पूरी स्टडी करते हैं। तो कोशिश करिए, वो एक बार देख लीजिए और वो बहुत कठिन नहीं है, वो बस एक रीडिंग मानना है। जब आप मैटर में कंफर्म हो जाते हो तो यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसको आप सब जानते हो, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा कि उनका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो रिलेटिविटी थ्योरी है। जब मैं आइंस्टीन का नाम लेता हूँ तो आपको तुरंत याद आता है रिलेटिविटी थ्योरी, और मैं बोलूँ कि यार आइंस्टीन इतना फेमस है, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो उनको किस चीज़ में नोबेल प्राइज़ मिला है? तो जब पढ़ा नहीं रहता आदमी तो जल्दी से बोलता है रिलेटिविटी थ्योरी, क्योंकि आइंस्टीन का मतलब ही रिलेटिविटी थ्योरी। आज वाइस वर्सा हो गया, लोग सुनते ही आइंस्टीन का मतलब रिलेटिविटी थ्योरी। तो आइंस्टीन को जो पब्लिसिटी मिली है वो तो रिलेटिविटी थ्योरी से है, बट आइंस्टीन का जो नोबेल प्राइज़ है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिला है। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, और क्या होता है वो आप देखते हो डेली लाइफ में। फोटो सेल सुन रहा है, फोटो सेल का यूज़ क्या है ना, हाइड्रोजन बैटरीज के हाइड्रोजन फ्यूल से व्हीकल चल रहे हैं, तो ये सब कंसेप्ट क्या है। सोलर लाइट आप सुनते हो, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो कि बाद में डिटेल पढ़ेंगे। तो जब आइंस्टीन का नाम आता है तो आइंस्टीन कहते हैं कि टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ये उनका प्रिंसिपल था। और इसको मैथमेटिकली उन्होंने रिलेट किया, इज इक्वल टू mc², वेयर e इज एनर्जी, m फॉर मास, c फॉर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप सबको याद होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट।
अब हम जब ये बातों को सीख चुके होते हैं 11th के स्टूडेंट के फॉर्म बुक में, अब हम जब इनको जानते हैं तो फिर चैप्टर का अगला हिस्सा आता है, वो होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सीखने के बाद एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस में बाद उसको सीख लिया तो उसको कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, इन सब के बारे में सीखना होगा। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। और ये फर्स्ट वीडियो है फॉर 11th स्टूडेंट। मैं आपको आगे बहुत इजी वे में ये चीज़ें समझाता जाऊंगा और बहुत सरलता से आपको ये सब बातें बनेंगी, बहुत इजी रहेगा। बस कोशिश करिए, जो मैं कह रहा हूँ कि जब आप वीडियो देखिए तो आपकी बुक खुली होनी चाहिए, ईयरफोन कान में आप सुन रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन बुक में होना चाहिए, और बुक में देखते जाइए क्या है, सर बता रहे हैं वो चीज़ें कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है, उनको कोरिलेशन करिए। और फिर उसके बाद वीडियो जब बंद हो फिर एक बार आप रीडिंग करिए। बहुत सरलता से हर बात बनेगी आपकी। जब तक रेगुलर क्लास शुरू नहीं होती है तब तक ये तरीका हमारा पढ़ने और पढ़ाने का रहेगा। ओके, आफ्टर दैट रेगुलर क्लास शुरू होने के बाद भी मैं ये प्रक्रिया चालू रखूँगा टिल टाइम, और मेरी हर क्लास को मैं ऑनलाइन करूँगा, जिससे कि कभी अगर आप एब्सेंट भी होते हैं तो यूट्यूब में वो चीज़ को आप पढ़ सकें। ओके, तो बच्चों, तो ये अपना एक इंट्रोडक्शन था क्लास का। मेरा यही कहना है कि आपको बहुत सीरियसली एफर्ट करना है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोर कराती है उन बच्चों को जिनका क्लियर होता है, और बहुत ज़्यादा नीचे भी ले जाती है जिनको क्लियर नहीं होता है। इसलिए केमिस्ट्री में पहला मंत्र रटना, जो कहते हैं कि रटना पड़ता है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि रटना पड़ता है। मैं 25 साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ाते, मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की है कि रटना पड़ता है। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड समझने से आता है। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो मैं रेगुलर भेजता जा रहा हूँ। आप इसको आप देखते जाइए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, यूटिलाइज करिए, सुविधा का उपयोग करिए। ओके, थैंक यू।